गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 सिस्टम कंपोनेंट हाइड्रोलिक ऑयल फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ एंड फिल्टर्स। ओके, उसके बारे में। तो उसमें यहाँ पे आज कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। ओके, तो हाइड्रोलिक ऑयल की प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, ये है। ओके, तो सबसे पहली है, ये सब ऑलरेडी हम लोग मैकेनिकल में बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं, पर आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि भाई कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑयल के लिए मैटर करती है, और ये काफ़ी सारी बार एग्जाम में पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पे एक मार्क्स में या दो मार्क्स में दो या एक प्रॉपर्टीज़ पूछते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले है मास डेंसिटी। ओके, तो व्हाट इज़ मास डेंसिटी? मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और उसको हम लोग रो, उसका सिंबल है। ओके, रो की तरह हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज द मास डेंसिटी। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, जो लिक्विड का मास है वो उसको बोलते हैं मास डेंसिटी। ओके, मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी समझो कि 1 स्क्वायर मीटर है या एक समझो कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी है, यानी समझो एक पर यूनिट वॉल्यूम। समझो ये समझो कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, उस इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है समझो, बराबर, तो उसका जो वॉल्यूम समझो उसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी। ठीक है। ओके, तो अभी समझो कि मास ऑफ लिक्विड, समझो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये जो है वो है हमारी मास डेंसिटी है। ओके, नेक्स्ट है वेट डेंसिटी। ओके, व्हाट इज वेट डेंसिटी? ओके, उससे पहले हम लोग मास डेंसिटी का यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इन इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, यानी समझो कि पर मीटर क्यूब में कितने केजी उसका वेट है, समझो, बराबर। ओके, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि वाटर की मास डेंसिटी कितनी है। समझो हम लोग एक स्टैंडर्ड वाटर के हिसाब से हम लोग गिनते हैं, बराबर। तो व्हाट इज़ द मास डेंसिटी ऑफ वाटर? वाटर की कितनी है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, यानी समझो कि हम लोग पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो 1 मीटर क्यूब में अगर हम 1 मीटर क्यूब का अगर एक कोई ब्लॉक है, ये समझो मीटर क्यूब का कोई ब्लॉक है, बराबर, ये ब्लॉक में अगर हम लोग समझो कि पूरा पानी से फिल कर दे, ये ब्लॉक एक टंकी को फिल कर दे, 1 मीटर क्यूब की टंकी को, तो उसका वेट कितना रहेगा? 1000 केजी, यानी 1000 केजी जितना इसका वेट रहेगा। ठीक है, ये मास डेंसिटी की एक डेफिनेशन है, शायद आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वेट डेंसिटी। ओके, तो व्हाट इज़ वेट डेंसिटी? तो वेट डेंसिटी, ओके, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट भी बोल सकते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वेट। ओके, तो स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज अ वेट ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सेम मास डेंसिटी जैसा ही है, यहाँ पे समझो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, बराबर, समझो कि वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओके, तो वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ओके, इट्स एसआई सिस्टम, समझो इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, समझो कि आपको पता ही होगा मास और वेट दोनों चीज़ें अलग अलग है। ओके, आप वो मैकेनिकल में हम लोग बहुत सारी बार पढ़े हैं, समझो, बराबर। ओके, तो समझो कि वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है। अब समझो हम लोगों ने समझो कि अगर वाटर की बात करी, बराबर, अगर समझो कि वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी कितनी है यहाँ पे, तो वो है 9810। ओके, 9810। अगर मास में से समझो मास डेंसिटी में से हमको वेट डेंसिटी में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी फिगर हो हमारी, सपोज वाटर की मास कितनी थी? 1000। ओके, इंटू 9.8 को 8 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वेट डेंसिटी मिल जाएगी हमको। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 9810। ओके, ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे। ओके, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये हम लोगों ने मास डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। ओके, वाटर की मास डेंसिटी कितनी है? 1000। ओके, 1000। ओके,
देन वेट डेंसिटी के बारे में बात किया तो वेट डेंसिटी वाटर की कितनी है 9810। ओके, अभी बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ओके, उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ओके, इसको बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो समझो कि उसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, समझो कि ये रेशियो जो है बराबर, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रेशियो देन वाटर का रेशियो। ओके, मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, तो समझो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज़ 1 बराबर। समझो पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो स्टैंडर्ड 1 है, ठीक है, इज़ 1। ओके, ये क्वेश्चन छोटे छोटे कभी कभार एमसीक्यू में और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, वेट डेंसिटी कितनी है वाटर की, मास डेंसिटी कितनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की कितनी है, ये काफ़ी सारी बार पूछा गया, पूछते हैं। वैसे ऑप्शनल जो एग्ज़ाम होती है बराबर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें पूछा जाता है। ओके, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की कितनी है 1 है। ओके, ऐसे ही पूछा जाता है काफ़ी बार बराबर, मर्क्यूरी की कितनी है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, ये याद रखने जैसा है, मर्क्यूरी Hg बराबर, मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 13.6। ओके, ये याद रखने जैसी टर्म है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ओके, तो ये काफ़ी सारी बार, ये मर्क्यूरी वाला काफ़ी सारी बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा हुआ है। ओके, तो ये पूछते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को वाटर की और Hg की दोनों की याद रखनी है। ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओके कंप्रेसिबिलिटी की। ओके, तो व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी? ओके, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में शायद सब लोग जानते हैं वैसे। ओके, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड गेट कंप्रेस्ड। ओके, कि फ्लूइड की ऐसी कोई प्रॉपर्टी कि समझो कि जहाँ पे फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है, समझो कि ये मैं पिस्टन सिलेंडर यहाँ पे एक ड्रॉ कर, अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात आए बराबर, तो हम लोग पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल देते हैं। वैसे ये हमारा फ्यूल यहाँ पे भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, अगर समझो कि कंप्रेस, उसके ऊपर यहाँ से प्रेशर, यहाँ से अगर समझो कोई प्रेशर दिया हुआ है बराबर, तो यहाँ पे फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है समझो, तो वो जो एबिलिटी है फ्लूइड की उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझो कि उसकी वॉल्यूम में कुछ, समझो कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है उसका, उसकी डेंसिटी में चेंज होता है, तो उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल एंड लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल बराबर। तो यहाँ पे सबको पता है कि गैस है जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। ओके, एज कम्पेयर टू लिक्विड। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस के बारे में हम लोग जानते हैं, वैसे हम लोगों ने काफ़ी बार वो इलास्टिसिटी और वो सब कुछ पढ़ा, उसमें बल्क मॉड्यूलस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसे ओके, तो अभी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर, ओके, डेल्टा पी बाई चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये जो चीज़ है उसको बल्क मॉड्यूलस से डेफिनेशन भी याद रखने चाहिए। ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, समझो कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू चेंज इन प्रेशर। ओके, समझो कि ये दोनों बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोनों ऑपोजिट है वैसे। ओके, कि समझो बल्क मॉड्यूलस क्या है, चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और कंप्रेसिबिलिटी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू चेंज इन प्रेशर। ओके, तो ये दोनों याद रखने जैसा, ये समझो कि थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इसलिए मैंने आपको बता दी वैसे। ओके, इन एसआई यूनिट बल्क मॉड्यूलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझो कि अगर समझो बल्क मॉड्यूलस जो है, समझो अभी मैंने बोला कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, अभी जस्ट मैंने बात करी। ओके, कि कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाई चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी बराबर। ओके, तो समझो बल्क मॉड्यूलस क्या है, इसके ऑपोजिट है। ओके, तो समझो कि
यहाँ पे समझो कि ऐसा यूनिट में बल्क मॉड्यूलस जो है उसको हम लोग बल्क मॉड्यूलस को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम लोग मीटर स्क्वायर, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम लोग इसको इसका यूनिट है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ओके, ये समझ में आ रहा होगा, ओके। ये हम लोगों ने पिस्टन सिलेंडर का जो एग्जांपल अभी दिया था जस्ट बराबर कि समझो कंप्रेसिबिलिटी पिस्टन सिलेंडर के एग्जांपल से डिफाइंड होती है, ओके। अभी बात करेंगे आगे, ओके। देन विस्कोसिटी, ओके, विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी डिफाइनेड एज अ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द लिक्विड टू द फ्लो, ओके। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रेजिस्ट करे, समझो, ठीक है, फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, बराबर, विस्कोसिटी, ओके। तो डेट इज सम लिक्विड कैन फ्लो इजीली एंड सम कैन नॉट, ओके। तो कुछ लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर सकते हैं और कुछ लिक्विड वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं, ओके। तो इट इज इट इन inherent property of liquid and this resistance to flow depends on some other physical properties such as temperature, pressure, etc. ओके, तो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड भी करता है वैसे, ओके। ये जानने जैसा था इसलिए मैंने बोला। तो एक अच्छा क्वेश्चन मुझे एक ध्यान में आ रहा है अभी, ओके, कि आप लोगों को कमेंट में बोलना है मुझे, ओके, कि कमेंट में मुझे बताना है ये क्वेश्चन का आंसर, बराबर, कि समझो कि मर्क्यूरियम, मर्क्यूरी और वाटर, मर्क्यूरी और वाटर, ओके, दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, ओके, आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मर्क्यूरी और वाटर, या तो आप वो बता दो, बराबर, कि मर्क्यूरी और वाटर दोनों में से विस्कोसिटी किसकी कम है, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन कमेंट में मुझे बताना है, बराबर, इतना याद करके, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन था, ओके। तो समझो अभी हम लोग बात करेंगे आगे, विस्कोसिटी की बात करी मैंने, ओके, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ओके। तो उसको हम लोग टाउ प्रोपोर्शनल टू डी वाई बाई डी यू बाई डी वाई, ओके, इसको ऐसा बोल सकते हैं वैसे, ओके, विस्कोसिटी के बारे में, ओके। अभी समझो कि ये जो है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओके। द शियर स्ट्रेस ऑन अ लेयर, ये जो मैंने बोला अभी डी यू बाई डी वाई, ओके, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, ओके। तो व्हाट इज डायनामिक विस्कोसिटी? तो डायनामिक विस्कोसिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ओके। डायनामिक विस्कोसिटी को क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इन सिंपल वर्ड्स इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन अ इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोगों ने समझो कि डिस्कस किया वैसे, ओके। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या बोल सकते हैं? शियर स्ट्रेस बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ओके। तो व्हाट इज डायनामिक विस्कोसिटी? शियर स्ट्रेस के बारे में पता है, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में सब लोगों को पता होगा शायद, ओके। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेन के बारे में बात करी, डी यू बाई डी वाई, ओके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू बाई डी वाई, ओके। और शियर स्ट्रेस क्या है? टाउ, ओके। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ओके, टाउ बाई डी यू बाई डी वाई, ओके। तो समझो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल्स टू म्यू, ओके। तो समझो अभी हम लोग बात करते हैं शियर स्ट्रेस बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ओके। अभी नेक्स्ट बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड, अभी समझो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, ओके। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी, ओके। तो व्हाट इज डायनेमिक विस्कोसिटी? म्यू बाई मास डेंसिटी क्या है? रो। अभी हम लोगों ने जस्ट बात करी यहाँ पे मास डेंसिटी रो, ओके। तो ये जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, ओके। तो इन एसआई यूनिट सिस्टम काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट में जो है वो क्या है, समझो कि उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। अभी ये समझो एक नॉर्मल डेफिनेशन जैसा था कि ये कुछ टर्म्स है वो जानने जैसी थी, इसलिए मैंने डिस्कस करी वैसे, तो आपका क्या बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो जाए, ओके। और मैंने एक कमेंट में क्वेश्चन भी पूछा था कि समझो कि कौन सी जो चीज़ है, बराबर, समझो वाटर और मर्क्यूरी, वाटर और मर्क्यूरी, ये दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम है, ओके। ये आपको कमेंट में बताना है फिर से,
ओके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेड्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। ओके हाइड्रोलिक ऑयल के कुछ ग्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, बराबर। तो वो क्या है? ओके आपने ग्रेड शायद सुना होगा, वो ग्रेड क्या होता है? हम लोग समझो कोई भी इंजन ऑयल लेके आते हैं, बराबर। इंजन ऑयल में ऊपर लिखा होता है 40W, बराबर। इससे कुछ कुछ टर्म्स लिखी होती है इंजन ऑयल में। ओके तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ISO ग्रेड्स की बात करेंगे हम लोग। ओके तो ग्रेड्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। ओके तो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO has established a table of ISO grade of oil based on their kinematic viscosity, okay, in CST यानी centipoise, okay, CST एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ओके तो 40 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कुछ ग्रेड यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने कुछ ग्रेड रखे हुए हैं। ओके तो फॉर एग्जांपल ISO 46 ग्रेड, समझिए यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये जो है वो है ISO 46 ग्रेड है। ओके तो यहाँ पे क्या है, ISO 46 ग्रेड मीन्स क्या होता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 46 सेंटीपॉइज, ओके, एट 40 डिग्री सेल्सियस। ओके तो ये सब चीज़ें है क्या, थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज़, समझो सेंटीपॉइज क्या है सबसे पहले, तो बराबर। तो सेंटीपॉइज इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके सेंटीपॉइज, ओके जो है, बराबर, वो क्या है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए ये यूनिट है सेंटीपॉइज। ओके ओके sorry centipoise, sorry centistocke. Centistocke is a unit of kinematic unit of measurement of kinematic viscosity. Okay centistocke मेज़र करने काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो मेज़र करने के लिए सेंटीस्टॉक यूज़ हो रहा है। ओके अ सेंटीस्टॉक इज़ अ डिराइव्ड सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ओके CGS यूनिट है ये, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी एक जो हम सेंटीस्टॉक जो है स्टॉक वो CGS यूनिट है। ओके सेंटीस्टॉक CGS यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। ओके व्हाट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सब अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया। तो ओके कि 1 सेंटीस्टॉक इज इक्वल टू 1 mm² सेंटीस्टॉक। ओके ये एक समझो कि पूरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए एक यूनिट है, इसलिए मैंने थोड़ा डीपली बता दिया। तो 40 डिग्री पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, हम लोगों ने बोला कि विस्कोसिटी यानी काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है, बराबर, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे समझो कि 46 स्टॉक हो, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ISO 40। ओके ISO 40 एट 40 डिग्री टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ये सब चीज़ें 40 डिग्री एक ले लिया। ओके तो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड द टेबल ऑफ ISO ग्रेड, ओके, ऑफ ऑयल बेस्ड ऑन देयर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन सेंटीस्टॉक, ओके, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री। ओके समझो कि एग्जांपल देता हूँ मैं, 46 ग्रेड ऑयल, अगर कोई भी ऑयल का 46 ग्रेड है, ओके ISO 46 लिखा हुआ है, तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 40 डिग्री सेल्सियस पे 46 है, सेंटीस्टॉक 46 सेंटीस्टॉक है। ओके तो यहाँ पे समझो कुछ ISO ग्रेड, समझो ISO ग्रेड है ISO 10। ISO 10 का मतलब क्या है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे, ओके उसकी जो समझो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो है 10 सेंटीस्टॉक। ओके ऐसे ही 32 पे, ऐसे ही 220 पे। ओके ISO 220, ये सब समझो कि बेसिक जानने जैसी चीज़ है। ओके अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग SAE ग्रेड। ओके तो व्हाट इज़ SAE ग्रेड, SAE ग्रेड है क्या एक्चुअल में, बराबर। तो समझो SAE ग्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। ओके ओके तो बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ विस्कोसिटी द ऑयल फॉल्स इन टेम्परेचर। ओके द ऑयल इज़ ग्रेडेड एज अ SAE। ओके तो ऐसे ही समझो कि विस्कोसिटी के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, ओके, द बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ विस्कोसिटी। ओके विस्कोसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। द ऑयल फॉल्स इन द टेम्परेचर, ओके जो टेम्परेचर पे ऑयल है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। द ऑयल इज़ ग्रेड एज अ SAE ग्रेड। ओके जैसे समझो यहाँ पे समर SAE ग्रेड जो है वो समर और विंटर के लिए अलग अलग है। ओके
तो क्या है वो हम लोग जान लेते हैं, बराबर। ओके, समर और विंटर के लिए हम लोग ऐसे ही ग्रेड जान लेते हैं। ओके, तो समझो फॉर एग्जांपल SE0W, बराबर। तो समझो कि ये विंटर ग्रेड है। ओके, विंटर ग्रेड इज, समझो समर ग्रेड जो है बराबर वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, ऐसे ही विंटर ग्रेड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ओके, कि समझो 0 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर, समझो कि ऐसे ही अभी बात करें 20। ओके, ऐसे ही 20, तो समझो विंटर ग्रेड जो है वो समझो कि ऐसे ही 20, यानी समझो कि समर उसकी जो विस्कोसिटी जो है वो 20 है, ठीक है। समझो समर विंटर ग्रेड कि ऐसे ही 20, विंटर 20W, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी विस्कोसिटी 20 है, ठीक है। ओके, ऐसे ही समझो कि समर में यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो समर ग्रेड आर गिवन टेस्ट कंडक्टेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल SI20, तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी विस्कोसिटी 20 है, ठीक है। ये हम लोगों ने समझो SI ग्रेड के बारे में कुछ डिस्कस किया। ओके, तो समझो कि क्यों SI ग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। समझो कि कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे ऑलरेडी समझो काफ़ी, समझो कि 365 24 आवर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, 0 डिग्री पे रहता है, 0 डिग्री से भी कम रहता है, बराबर, ठीक है। तो वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई मशीन्स वर्क करती है, समझो उससे भी कम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो वो समझो कि जो ऑयल है वो, समझो ऑयल वो समझो कि सॉलिड ना हो जाए, ठीक है, और उसकी विस्कोसिटी कम और ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इसलिए ये समर और विंटर, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है वो 60-70 डिग्री पे, समझो जैसे दुबई जैसी कोई कंट्री है वहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी 50 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो उसके लिए ये ग्रेड चूज समझो कि सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। ज़्यादा ग्रेड और कम ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी बात करेंगे हम लोग कुछ, समझो कि ओके, तो कुछ टर्म्स है जैसे फ्लैश पॉइंट। ओके, तो इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर विच द ऑयल गिव्स ऑफ अ momentary flash. Okay, the flash point should be high as possible as a good hydraulic oil to prevent फायर hazard. ओके, तो समझो कि कुछ ऑयल ऐसे होते हैं, समझो बराबर, कि थोड़े से ही जो हीट की कांटेक्ट में आए तो वो समझो इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग फ्लैश पॉइंट के बारे में। फ्लैश पॉइंट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट द विच solvent can from an ignite mixture in air the surface of liquid. Okay, it is easier to ignite the liquid solvent the lower is the flash point. Okay, okay, तो समझो कि फ्लैश पॉइंट क्या है। समझो कि फ्लैश पॉइंट इज लोअर टेम्परेचर एट विच, समझो कि ऑयल फ्रॉम इग्निटेबल। ओके, समझो कि इतना फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, समझो कि फ्लैश पॉइंट इतना नहीं होना चाहिए कि भाई कम टेम्परेचर भी आ जाए तो वो इग्नाइट होना शुरू कर दे, ठीक है। ये है फ्लैश पॉइंट। ओके, ओके, तो समझो कि ये इसके कारण क्या होता है, समझो कि हम लोग फायर हैज़ार्ड है उसको उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, अभी सेकंड जो है वो फायर पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। ओके, इट इज़ प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट बर्निंग फ्लूइड्स विच आर फायर रेजिस्टेंस। ओके, आर डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है, समझो फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वरना ऑयल जो है हमारा वो समझो जल्दी इग्नाइट हो जाएगा। दे डू नॉट सपोर्ट कंबशन एंड प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम। ओके, कि समझो कि ऐसा ना होना चाहिए कि समझो कि वो फ्लेम प्रोपोगेट करे, और समझो कि भाई कंबशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ये है फायर पॉइंट। और समझो फायर पॉइंट इट इज़ डिफाइंड द टेम्परेचर विच द ऑयल कैच कंटिन्यूस फ्लेम। ओके, ये फायर पॉइंट शुड बी हाई, फायर पॉइंट हाई होना चाहिए एज पॉसिबल फॉर गुड हाइड्रोलिक ऑयल टू प्रिवेंट फायर हैजर्ड। ओके, एक फायर पॉइंट और फायर रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वैसे अभी नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन नंबर्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है न्यूट्रलाइजेशन नंबर्स। ओके, ओके, अभी एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर अभी जस्ट
24-25 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन नंबर। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।